हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू इको कंसेप्ट। आज की वीडियो में WBCS 2023 मेन जीएस पेपर 3 और पेपर 5 बोल सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटिक को मिलकर जो पेपर होता है, तो उसको मैंने पार्ट बाय पार्ट उसको इंडियन पॉलिटिक को कंप्लीट कर दिया है 3 पार्ट में। और इंडियन इकोनॉमी को दो पार्ट ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। ये लास्ट पार्ट है। इसमें इंडियन इकोनॉमी 2023 मेन में जितना क्वेश्चंस आया था उसको भी इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स हेल्प टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? इंडिया में रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इसमें से कौन सा स्कीम है? तो ये मनरेगा स्कीम है। क्यों है ये? 100 डे वर्क अगर आपने मनरेगा स्कीम के अंडर है तो आपको 100 डे का कम मिलेगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द 10th प्लान? देखिए 10th 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखा था सर्विस सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडरेट 2.5 टू 2.6 था, मतलब अचीव नहीं हुआ टारगेट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी ग्रोथ था लेकिन उतना नहीं था। माइनिंग मॉडरेट था, तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में देखा गया था। व्हाट हैज़ बीन ब्रॉट इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन? सब जानते हैं, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल डेफिसिट्स इन द सेंट्रल बजट ऑफ इंडिया, हम लोगों का जो बजट है इन एवरी ईयर, तो इसमें फिजिकल डेफिसिट का जो डेफिनेशन है वो कौन सा है इसमें से? तो ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अगर होता तो ये ठीक ठाक था, लेकिन ये नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितना भी रेवेन्यू होता है वो एक्सपेंडिचर नहीं होता है, उसमें से ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी होता है, तो ये भी नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, जितना भी लाइबिलिटी बोरोइंग बाहर से जो फॉरेन कंट्री से जो उधार लेते हैं या फिर वर्ल्ड बैंक से, तो उसको अगर अपने एक्सक्लूड कर दिया तो ये डेफिनेशन ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग लाइबिलिटीज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू ये तो नहीं होगा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर्स होता है एक्चुअल में। तो ये जो टोटल रिसिप्ट का कंसेप्ट देखिए, ये जो टोटल रिसिप्ट का कंसेप्ट है, टोटल रिसिप्ट का कंसेप्ट है, ये होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से जितना भी रेवेन्यू मिलता है प्लस नॉन डेब्ट, जो मतलब नॉन डेब्ट जो कैपिटल होता है। ये कौन सा कैपिटल होता है नॉन डेब्ट? मैंने ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन किया है, फिर भी एक बार बोल देता हूँ। जो नॉन डेब्ट होता है वो डिसइन्वेस्टमेंट से आता है। मतलब अगर PSU पब्लिक सेक्टर जो होता है, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री वगैरह होता है जो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, तो अगर उसको सेल कर दिया कि उसका कुछ पार्ट, उसका कुछ शेयर बेच दिया गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को, तो तब गवर्नमेंट के पास एक रेवेन्यू आता है, एक अमाउंट आता है, एक कैपिटल आता है, तो उसको हम नॉन डेट कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो एसेट है वो रिड्यूस होता है, जो उसका टोटल एसेट है उस रिड्यूस होता है, क्योंकि उसने PSU को जो उसके अंडर में जो कंपनी था उसको सेल कर दिया, तो डेफिनेटली रिड्यूस तो होगा। तो ये होता है नॉन डेट का कंसेप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट क्या होता है? मतलब रेवेन्यू जितना भी आता है एज ए टैक्स, और बहुत सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है, तो उसको रेवेन्यू प्लस कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है, मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉन डेब्ट के रिसिप्ट में आता है, तो अगर उसको एक्सपेंडिचर किया जाए तो ये बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों मिलकर टोटल एक्सपेंडिचर बनाता है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर से अगर टोटल रिसिप्ट होगा, लेकिन टोटल रिसिप्ट जितना भी होगा, हम लोगों का तो टोटल रिसिप्ट बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से बोरोइंग करके भी हम रिसिप्ट लेते हैं बाहर से उधार करके, तो उसको एक्सक्लूड करना होगा।
अगर अपने उसको एक्सक्लूड कर दिया, जितना हमारा लाइबिलिटीज़ है इन गवर्नमेंट का, मतलब एज ए लोन लिया तो उसको तो पे करना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, तो हमारा लाइबिलिटीज़ बन जाता है वो। तो उसको एक्सक्लूड करने से हम लोगों का टोटल रिसिप्ट होता है, तो उसी को टोटल एक्सपेंडिचर से हम माइनस करके फिजिकल डेफिसिट्स बाहर फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो उसको आप मेरे पिछले वीडियो में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक क्राइसिस का, तो उसमें मैंने इसको डिस्कशन किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द यूनियन बजट? यूनियन बजट के अंडर में कौन सा आता है? म्यूनिसिपैलिटी तो नहीं है, ये स्टेट का है। पंचायत भी स्टेट के अंडर में आता है। पोस्ट एंड टेलीग्राम ये जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। रेलवे भी है, बट रेलवे 2017 से पहले ये सेपरेट एक बजट आता था इसका, और जो उसके बाद 2017 के बाद ये जो हमारा यूनियन बजट है उसके साथ रेलवे मार्च हो गया। ठीक है, ये मार्च हो गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ये परफेक्ट आंसर होगा। ये भी है तो, लेकिन ये इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि 2017 के बाद ये आया है। तो आई थिंक दिस इज़ प्योर परफेक्ट आंसर। व्हेन हैज़ डिमोनेटाइजेशन बीन लास्ट अनाउंस्ड? देखिए डिमोनेटाइजेशन ये रिसेंट जब आया था 2016 में आया है। ठीक है, इससे पहले भी आया था, 1978 में आया था, तो ये नहीं होगा, ये लास्ट बोला है तो लास्ट डेफिनेटली 2016 में आया है। ये इससे भी इम्पोर्टेंट है इसका डेट, जो 8 नवंबर 2016 को ये डिमोनेटाइजेशन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके 500 और 1000 नोट को, सॉरी 100 को एंड 500 नोट्स को डिमोलिश किया गया था, और 2000 एक नोट था उसको भी डिमोनेटाइजेशन किया गया था। 2000 नोट, तो 2000 नोट का तो बाद में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 2000 का करेंसी ले आया था, पर इसको भी बैंड कर दिया है लास्ट में। ठीक है, इमीडिएटली जो पैसा बैन किया था 500 एंड 100 नोट 100 करेंसी को, तो उसको इमीडिएटली फुलफिल करने के लिए 2000 का करेंसी ले आया था, लेकिन अभी 2000 का करेंसी को भी बैन कर दिया है गवर्नमेंट। तो इससे पहले जो हुआ था ये 1978 में हुआ था। उस टाइम मोरारजी देसाई पीएम था, उसके अंडर में हुआ था। उस टाइम 1000, 5000 एंड 10,000 का भी करेंसी था, तो सबको बैन कर दिया था उस टाइम। तो ये 1978 में हुआ था। Which of the following is a recently framed labor code of the government of India? देखिए लेबर कोड मतलब क्या होता है, लेबर की जो लॉ होता है, लेबर के बारे में जितना भी लॉ वगैरह होता है तो उसको लेबर कोड बोलते हैं। तो ये पहले ये 29 टोटल लेबर लॉ था, तो इसको मार्च करके टोटल 4 लॉ बना दिया है। ये टोटल 4 लॉ में आता है। इसमें से कोड ऑन वाइजेस एक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, और एक कोड है जिसको बोलते हैं ओकोपिएशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, जो 2020 में आया है। तो ये मिलकर टोटल 4 कोड हो गया। तो पिछले जो 29 कोड था उसको मार्च करके एक ही कोड ले आया है। तो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। द सर्व शिक्षा अभियान SSA एम एट, देखिए इसका जो मेन उद्देश्य है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है 6 से 14 ईयर एज तक सबको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये तो डेफिनेटली है। ब्रिजिंग जेंडर गैप को ये एलिमिनेट करना, ये भी है। मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये भी है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये आर्टिकल 21A में
ये आता है जो 6 to 14 ईयर्स एज को बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, फंडामेंटल राइट। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये फाइनेंस कमीशन का इवेलुएट द स्टेट ऑफ फाइनेंस। देखिए स्टेट के फाइनेंस कमीशन अलग है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। रिकमेंड द शेयरिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यू बाय द सेंटर एंड द स्टेट, ये है सॉरी, तो ये भी है शेयरिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यू बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट। स्टेट और सेंट्रल का जो सेंट्रल का टैक्स होता है वो स्टेट के साथ शेयर किया जाता है, तो इसको ये रिकमेंडेशन करता है फाइनेंस कमीशन। डिटरमाइन बजटरी प्रोविजंस, इसमें कोई उसका लेना देना नहीं है। सेट गाइडलाइंस फॉर इम्पोजिंग ऑफ टैक्स, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रुपीज़ हैज़ बीन डिवैल्यूड ट्वाइस, रुपीज़ 2 टाइम डिवैल्यू किया गया था, मतलब उसका जो वैल्यूएशन है वो घटा दिया गया था। तो ये 1966 में हुआ था और 1991 में, दोनों टाइम में ही इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो 66 में जो उस टाइम पीएम था इंदिरा गांधी के पीरियड्स में हुआ था, तो उसका डिवैल्यू 57% किया था। तो उस टाइम डॉलर का जो इंडियन वैल्यू डॉलर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो 4.476 के आसपास था, तो उसको डिवैल्यू कर दिया 7.50, इसमें से इतना हो गया था। ठीक है, तो वैल्यूएशन बहुत घट गया था, मगर मतलब अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 7.50 इंडियन मनी देना होगा, मतलब डिवैल्यू हो गया था। पहले कितना देना होता था 4.46, बाद में 7.50, मतलब 57% अप्रोक्सीमेटली ये था डिवैल्यूएशंस का, ये 1966 में। और 1991 में जो हुआ था, जिसको मैंने कवर किया है इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी बोलते हैं। बहुत सारे फॉरेक्स रिजर्व डाउन हो गया था, हमारा फॉरेक्स रिजर्व टोटल बहुत घट गया था। आईएमएफ ने प्रेशर भी दिया था बहुत, आईएमएफ। ठीक है, तो जिसकी की वजह से 1991 के बाद एलपीजी फार्मूला आया, तो मैंने इसको कम्प्लीटली कवर किया है, जब जाकर देख सकते हैं। तो उस टाइम भी डिवैल्यूड किया गया था। डिवैल्यू क्यों किया गया था, क्यों हुआ था, क्यों गवर्नमेंट ने डिवैल्यूड किया, तो ये भी मैंने डिस्कशन किया है, तो जाकर देख सकते हैं। तो इसका भी डिवैल्यू 20% के करीब आसपास हुआ था, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट डज जीएसटी स्टैंड फॉर, सब जानते हैं। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंस फॉर द इंडियन प्लान वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इंडियन प्लान मतलब जो फाइनेंस आता है इंडियन प्लान के लिए, 5 ईयर्स प्लान वगैरह जितना भी गवर्नमेंट प्लान करते हैं, तो उसके लिए डोमेस्टिक सेविंग से भी आता है। अगर आप सेविंग कर रहे हो तो उसमें से भी इंडियन प्लान को फाइनेंस होता है। पब्लिक बोरोइंग, जब पब्लिक बोरोइंग करते हैं, उधार लेते हैं एज ए लोन, उसमें से भी होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इसमें से होता है, जब बाहर से लोन लेना पड़ता है। तो ऑल ऑफ द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is not a direct tax in इंडिया, इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है। देखिए इनकम टैक्स जो है, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्टली कलेक्शन किया जाता है। वेल्थ टैक्स इसको 2015 में एबोलिश कर दिया। ठीक है, एबोलिश ये भी था। एंटरटेनमेंट टैक्स इसको भी जो इनकम टैक्स से मर्ज कर दिया। ठीक है, और गिफ्ट टैक्स जो है इसको भी जीएसटी का अंडर आता है अभी। तो इनकम टैक्स भी है, वेल्थ टैक्स भी है, तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स है। एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट टैक्स है, दिस इज नॉट डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, व्हिच इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है इसमें से। देखिए कस्टम ड्यूटी होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता है। जब बाहर से आमदनी रफ्तानी होता है तो उस टाइम लगता है।
एक्साइज ड्यूटी ये मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है, जब किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें लगता था, बट अभी नहीं है, अभी ये मार्ज कर दिया जीएसटी ने। सेल टैक्स, जब ये सेल होता है, मतलब कौन सा बोला है, विच इज़ नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो जो सेल टैक्स इसको वैट भी बोलते हैं, तो गुड्स एंड सर्विस ये रिप्लेस कर दिया है, इसको गुड्स एंड सर्विस बोलते हैं अभी। तो कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है, जब कंपनी का प्रॉफिट होता है, इनकम पर लगता है, उसका प्रॉफिट पर इनकम, तो ये डायरेक्टली लगता है। तो बोला गया है इसमें से सबसे जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो है कॉरपोरेट टैक्स, क्योंकि ये कंपनी का जो इनकम होता है उसमें डायरेक्ट लगता है, तो इनकम टैक्स के जरिए। तो दिस इज द राइट आंसर। Which of the following is not shared by the central and the state government? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये देखिए, which of the following is not shared by the central and state government? तो सेंट्रल एंड स्टेट के, ये सेंट्रल स्टेट से शेयर नहीं करता है, तो ये होता है प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी मैंने बोला है कि कस्टम ड्यूटी होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लगता है। स्टैम्प ड्यूटी ये सेंट्रल का भी है और स्टेट का भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो विच इज़ द करेक्ट आंसर? तो आई थिंक ये जो कस्टम ड्यूटी होता है जो एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स में लगता है, ये शेयर नहीं होता है सेंट्रल के, ये सेंट्रल का अथॉरिटी है, तो दिस इज़ नॉट शेयर्ड। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। रोलिंग प्लान कवर्ड द पीरियड, रोलिंग प्लान कौन सा पीरियड को कवर किया है? देखिए, रोलिंग प्लान जो था वो 1978 से था, 78 से 83, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको 80 में जब नया गवर्नमेंट आया था 1980 में, तब इसको बैन कर दिया, मतलब ये 78 to 79 फर्स्ट ईयर था और 79 to 80 ये सेकेंड ईयर था। 2 साल के लिए चला था रोलिंग प्लान। उसके बाद 1980 में नया गवर्नमेंट आया, इंदिरा गांधी फिर से आया, तो तब इसको बैन कर दिया, फिर से 5 ईयर प्लान चालू हो गया था। तो इसलिए ये, बट इसका पीरियड था 5 ईयर्स का एक्चुअली, जो रोलिंग प्लान था, मतलब कंटिन्यूसली होता रहेगा, हर साल प्लानिंग होता रहेगा कंटिन्यूसली। ये शॉर्ट टर्म के लिए 1 ईयर के लिए था, तो इसको बैन कर दिया, फिर से 5 ईयर प्लान ला दिया। तो उसी के टाइम से ही ये 78 और 83 ऑप्शन में आता है। ये 5 ईयर्स का पहले था, तो इसलिए 78 83 पूछता है, लेकिन 78 के बाद ये 80 में इसको बैन कर दिया, मतलब 2 साल ये रोलिंग प्लान चला था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट वाज एन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन के फेवर में कौन सा आर्गुमेंट ये फेवर में है ग्लोबलाइजेशन के? तो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तो फॉरेन जो एफडीआई है, मतलब बाहर के कंपनी को इंडिया में बिजनेस करने के लिए इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दिस इज वन काइंड ऑफ प्रमोशंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये 5th 5 ईयर में, इसको आपको डायरेक्टली रिमाइंड करना होगा। ठीक है, 5th 5 ईयर में था। Which of the following has registered a high rate of growth since the 1980? तो सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ ग्रोथ 1980 में कौन सा सेक्टर में हुआ था? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड इंडस्ट्री। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड इंडस्ट्री, मतलब जो टीवी फ्रिज जितना भी होता है, ये सब चीज़ें, टीवी फ्रिज रेडियो,
तो ये सब चीज़ों को ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे हाई रेट ग्रोथ दिखा था 1980 के बाद। द LPG मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर LPG फार्मूला 1990। ये LPG फार्मूला इस टाइम जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उस टाइम 1991, ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है। तो इस टाइम ये LPG फार्मूला को लागू किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द 1966-69 प्लान हॉलीडे? इसके पीछे कौन सा रीज़न है? 2 years ऑफ ड्रॉट, ये है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स भी बहुत कम था। इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था उस टाइम। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is true about the immediate impact of globalization initiated in 1991? तो जो 1991 का क्राइसिस हुआ था उस टाइम LPG फार्मूला को लागू किया गया था। तो सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट कौन सा सेक्टर में देखा गया था? इंक्रीज इन इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ये ठीक है। मतलब इनफॉर्मलाइजेशन मतलब बहुत सारे वर्कर है जिसको एक फॉर्मलाइज्ड एक इनफॉर्मल वर्कर बोलते हैं उसको, क्योंकि उसका जो GPF वगैरह होता है वो सब चीज़ें नहीं होता है। तो ये सब सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इफेक्टिव एक्सेस टू फॉरेन मार्केट, ये इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं था। डिक्रीज इन इनकम इनइक्वलिटी, ये इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं हुआ था, इसमें इनइक्वलिटी बहुत घट नहीं ठीक हुआ था इमीडिएटली। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 8th प्लान वॉज पोस्टपोन्ड बाई 2 years बिकॉज ऑफ, जो 8 year प्लान था वो पोस्टपोन किया गया था। क्यों? ये एक्चुअली 90 to 95 में ये हुआ था प्लान। तो इसको एनुअल प्लान 91 एंड 1991 एंड 91 एंड 92 एनुअल प्लान किया गया था। इस टाइम एक्चुअली डिले हो गया था, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल चेंजेस एट द सेंटर, उस टाइम पॉलिटिकल चेंजेस हुआ था बहुत सारे, 2-3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ था उस टाइम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं था। तो इसलिए ये दिस इज द वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड टू एंश्योर एक्सपोर्टेबल सरप्लस इन फूड प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर। तो डेफिनेटली ये फूड सिक्योरिटी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कवर्ड, ये जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम व्हीट एंड राइस को ये कवर्ड किया था। मतलब ये पंजाब में हुआ था जब उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। बाद में बहुत सारे यूपी जितना भी कंट्री है उसमें सब जगह ये हो गया, बट पहले जब ये इनिशियल स्टेज में था तो पंजाब में हुआ था और व्हीट एंड राइस को ही कल्टिवेट किया गया था। द फर्स्ट 5 year प्लान वाज बेस्ड ऑन द, देखिए जब फर्स्ट 5 year प्लान हुआ था तो ये किसके बेस पर था? ये हैरोल्ड डोमर मॉडल से था, ठीक है। सेकंड जो 5 year प्लान था वो मोहनलाल नेहरू। नेक्स्ट वीडियो में 5 year प्लान का वीडियो आ रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं। इन व्हिच ईयर डिड द एग्रीकल्चरल सेक्टर रजिस्टर नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ? तो नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ कौन सा ईयर में देखा था? क्योंकि उस टाइम ड्रॉट वगैरह हुआ था। तो 2002 एंड 2023, 2002 एंड 2003 तो इसमें हुआ था। ये उस टाइम बहुत नेगेटिव ग्रोथ देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि ड्रॉट पीरियड था, ठीक है। ये ड्रॉट चल रहा था उस टाइम। The impact of first generation's economic reforms on employment generations and poverty reductions has been satisfied, been good, not been satisfied। तो impact of जो फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड प्रोवाइड रिडक्शंस में ये सेटिस्फैक्टरी नहीं था उस टाइम, नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस मेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। ये 15th फाइनेंस कमीशन जो अभी चल रहा है 2025 में, इन इट्स रिपोर्ट फॉर द अवॉर्ड पीरियड 2021 एंड ये पीरियड था रिलेटिंग टू द ग्रांट इन एड टू द स्टेट, जो स्टेट को ग्रांट इन एड दिया है। फाइनेंस कमीशन में मैंने इसको डिस्कशन किया है। तो जो ग्रांट इन एड होता है मतलब
जितना भी स्टेट है सबको नहीं मिलता ये ग्रांट इन एड, जिसका इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक ठाक नहीं है उसको एक स्पेशल ग्रांट दिया जाता है। तो टोटल जितना भी स्टेट को दिया है तो टोटल अमाउंट दिया गया है ये, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्टली आपको रिमाइंड करना है क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन का बहुत बड़ा ये फंक्शंस है। ये स्पेशल ग्रांट, जो ग्रांट इन एड को स्पेशल कुछ कंट्री को देना, तो ये एक मेन वर्क है फाइनेंस कमीशन का, तो इसलिए आपको ये रिमाइंड रखना चाहिए डायरेक्टली, ये डायरेक्टली देगा। तो बहुत ही जितना भी क्वेश्चंस था इम्पोर्टेंट था और कंसेप्चुअल भी था, जिसमें आपको बीओपी का समझना है, फाइनेंस जो डेफिसिट्स है बजट को समझना है। तो इन सब चीज़ों का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है और कुछ है जैसे बजट और जो प्लानिंग कमीशन का भी मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग।